ऑल, लास्ट क्लास में हमने कंपटीशन एक्ट 2002 का रिवीजन स्टार्ट किया था। आज हम कंपटीशन एक्ट 2002 में सेक्शन 3 से स्टार्ट करते हैं। तो इसका चैप्टर 2 है। कंपटीशन एक्ट में जैसा कि हमने पढ़ा था कि इसमें 9 चैप्टर्स हैं टोटल, तो ये चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट्स, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंड रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस। So then, as per chapter 2, prohibition of certain agreements, abuse of dominant position and regulation of combination. So then here is described as section 3, anti-competitive agreements. Anti-competitive agreements क्या होते हैं? जैसे एग्रीमेंट्स, ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि एंटी कम्पिटिटिव है। एंटी कम्पिटिटिव मीन्स जो कि कंपटीशन को एंटी करते हैं, मतलब कंपटीशन को कम करते हैं। ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि कंपटीशन को कम करते हैं। तो प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स एज पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1। No enterprise or association of enterprise or person or association of person shall enter into any agreement in respect of production, supply, distribution, storage, acquisition or control of goods or provision of services। तो कोई भी एक ऐसा एंटरप्राइज जो है वो इसमें एंटर नहीं करेगा जिसकी वजह से विच causes or is likely to cause an appreciable adverse impact on competition within India, जिसकी वजह से जो कंपटीशन पर क्या है एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो है वो वॉइड होगा। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है एग्रीमेंट की, कि एग्रीमेंट के बारे में एक डिटेल जो हमने ऊपर पढ़ा है उसी के बारे में बताया है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये एक ओनली रीड करने का है। तो देन देर इज एंटिटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स एज पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 2। तो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि कंपटीशन को कम करते हैं, तो वो एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? वॉइड एग्रीमेंट्स बोलते हैं उनको। तो एनी एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन सब सेक्शन 1 शैल बी वॉइड। तो ये एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? वॉइड होते हैं। Then there is horizontal agreements which are treated as an appreciable adverse effect on competition as per section 3 subsection 3। तो horizontal agreements क्या होते हैं? जो कि same level पर होते हैं। An agreement entered into between enterprise or association of enterprise, person, association of person, any person and enterprise, practice carried on or decision taken by any association of enterprises or association of person इंक्लूडिंग कार्टल्स, यानी कि जो कार्टल को भी इंक्लूड करते हैं, एंगेज इन आइडेंटिकल और सिमिलर ट्रेड ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स ये वो एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि सेम लेवल पर होते हैं, विच इंक्लूड्स, इसमें पांच पॉइंट्स जो है ये इंक्लूड होते हैं मेनली इसमें, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिटरमाइंस परचेज और सेल प्राइसेस, यानी कि जो परचेज या सेल प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, लिमिट और कंट्रोल प्रोडक्शन, सप्लाई, मार्केट, टेक्निकल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, जो कि लिमिट करते हैं प्रोडक्शन को, सप्लाई को या गुड्स की मार्केटिंग को, या उसको कंट्रोल करते हैं प्रोडक्शन को। शेयर द मार्केट और सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब मार्केट को शेयर करते हैं या सोर्स ऑफ प्रोडक्शन को शेयर करते हैं। जैसे मान लो कि शेयर द मार्केट, मान लो कि ये डिसाइड कर लेते हैं कि आप नॉर्थ एरिया में बिजनेस करोगे और एक दूसरी कंपनी जो है वो साउथ एरिया में बिजनेस करेगी, तो जिसकी वजह से कंपटीशन क्या है? खत्म हो जाता है। जियोग्राफिकल मार्केटिंग एरिया ऑफ मार्केट, तो जियोग्राफिकल वाइज एरिया को बांट लेते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिजल्ट्स इन बिड रिगिंग, जो बिड रिगिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और कोलिजिव बिडिंग। तो ये सब, ये जो हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स में आएंगे, हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स के 5 पॉइंट्स है जो कवर होते हैं, ये सेम लेवल पर होते हैं हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स जो होते हैं, और इनकी वजह से क्या है? कंपटीशन पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? वॉइड होते हैं। तो यहाँ पे हमें बिड रिगिंग के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। बिड रिगिंग क्या होता है? बिड रिगिंग मीन्स एनी एग्रीमेंट बिटवीन एंटरप्राइजेज और पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 3 engaged in identical or similar production or trading of goods or provision of services which has the effect of eliminating or reducing competition for bids।
यानी कि जो बिड करते हैं और जो बिड्स को ऐसी बिड करते हैं जो उसकी वजह से कंपटीशन को एलिमिनेट करते हैं या रिड्यूस करते हैं कंपटीशन को, और जिसकी वजह से जो है एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है बिडिंग बिडिंग प्रोसेस पे। इससे क्या होता है, बिडिंग प्रोसेस पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये बिड रिगिंग के क्राइटेरिया में आते हैं, और ये भी क्या है, बिड रिगिंग किस में आते हैं, हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स में आते हैं, जिसकी वजह से ये एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। So then there is the vertical agreements which are treated as an appreciable adverse effect on competition as per section 3 subsection 4। vertical agreements क्या होते हैं, जो different stage पर होते हैं vertical agreements, और जो horizontal agreements होते हैं वो एक सेम लेवल पर होते हैं। तो vertical agreements में ये पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, टाई इन अरेंजमेंट, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, रिफ्यूजल टू डील, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। तो इसमें ये क्या है, इसकी वजह से अगर कंपटीशन पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है तो वो एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। इनको बारे में हमें एक्सप्लेन किया गया है कि क्या होते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एक्सप्लेनेशन दी गई है इसकी। टाई इन अरेंजमेंट, टाई इन अरेंजमेंट से क्या मतलब है, इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट रिक्वायरिंग ए परचेजर ऑफ गुड्स एज ए कंडीशन ऑफ सच परचेज टू परचेज सम अदर गुड्स। जो कि एक परचेजर ऑफ गुड्स जो गुड्स परचेज करते हैं उन पर एक ऐसी कंडीशन लगा देते हैं कि आपको एक गुड्स के साथ कोई दूसरा सामान भी जो है वो खरीदना पड़ेगा। जैसे वो एक कंडीशन लगा देते हैं कि आपको शैम्पू के साथ कोई हेयर ऑयल भी खरीदना पड़ेगा, तो वो टाई इन अरेंजमेंट्स बोलते हैं उनको। एक कंडीशन लगा देते हैं परचेज की, जिसमें परचेजर को वो दोनों चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। देन देयर इज एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट। एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट क्या होता है, includes any agreement restricting in any manner the purchaser in the course of his trade from acquiring or otherwise dealing in any goods। जो कि उसको रिस्ट्रिक्ट करता है किसी गुड्स में डील करने के लिए। जैसे कि जो सप्लायर है वो उसको परचेजर को बोले कि आप मेरा ही जो माल है वो सप्लाई करोगे, किसी और कंपनी का माल सप्लाई नहीं करोगे, तो उस केस में क्या है, वो कंपटीशन को रोक रहा है और अपनी जो डोमिनेंट पोजीशन बना रहा है, तो इसलिए ये एग्रीमेंट क्या होगा, वर्ड होगा। तो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट क्या होते हैं, एन एग्रीमेंट टू रिस्ट्रिक्ट और withhold the output or supply of any goods or allocate any area or market for the disposal or sale of the goods। जो कि एरिया या मार्केट को डिवाइड कर लेते हैं कि आप इस एरिया में काम करोगे और दूसरा जो कंपनी है वो किसी और एरिया में काम करेंगे, तो ये एक एरिया को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो इसको एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं। Refusal to deal includes any agreements which restricts or is likely to restrict by any method the person or classes of person to whom goods are sold और फ्रॉम whom goods are bought। जो कि एक रिस्ट्रिक्शन डालते हैं कि आप डील करने पे कि आप किस इंसान किस एंटिटी से डील करोगे और किस एंटिटी से डील नहीं करोगे, तो ये रिफ्यूजल टू डील होते हैं। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस क्या होता है, इंक्लूड्स एन एग्रीमेंट टू सेल गुड्स ऑन कंडीशन दैट द प्राइसेस टू बी चार्ज ऑन रीसेल बाय द परचेजर शैल बी द प्राइसेस स्टिपुलेटेड बाय द सेलर। मतलब इसमें क्या है, रीसेल प्राइस वो जो सेलर है वो ये स्टिपुलेट करता है कि आपको इतने प्राइस पर ही दोबारा माल सेल करना पड़ेगा। मान लो कि जो सेलर है वो बोलता है कि आपको 120 रुपये पर ही ये माल आगे सेल करना है, तो ये कंडीशन लगा दी उसने, तो ये एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। तो हमने ये पढ़ा कि अभी कि वर्टिकल एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ा, उसके ऊपर जो हमने पढ़ा है ये हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स किस क्या होता है, सेम लेवल पर होता है, और इसमें ये 5 पॉइंट्स कवर होते हैं। एंड देन हमने वर्टिकल एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ा। वर्टिकल एग्रीमेंट्स में ये टाई इन अरेंजमेंट, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, रिफ्यूजल टू डील एग्रीमेंट एंड रीसेल प्राइस मेंटेनेंस जो है ये कवर होते हैं। तो आगे हमें ये दिया हुआ है एग्जम्पशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट्स अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 5। कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिनको एग्जम्प्ट किया गया है, जैसे कि द राइट ऑफ एनी पर्सन टू रिस्ट्रेन एनी इन्फ्रिंजमेंट और टू इम्पोज रीजनेबल कंडीशन एज मे बी नेसेसरी और प्रोटेक्टिंग एनी ऑफ हिज राइट्स विच हैव बीन और मे बी कन्फर्ड अपॉन हिम। जैसे कि कोई जो इसमें है द कॉपीराइट एक्ट है, पेटेंट एक्ट है, जो इन एक्ट में जो है रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, तो उसमें क्या होगा, कंपटीशन एक्ट क्या है, अप्लाई नहीं होगा। कंपटीशन एक्ट के जो प्रोविजंस है वो अप्लाई नहीं होंगे। जिन्होंने अपने
अपने उस पे गुड्स पे कॉपीराइट लिया हुआ है या पेटेंट करवाया हुआ है, तो उन गुड्स पर क्या है, जो कंपटीशन एक्ट के जो प्रोविजंस है वो अप्लाई नहीं होंगे। तो देन देर इज द फॉर्मेट दिया हुआ है हमें, एंटिटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल। तो इसमें ये हमारा ओपन बुक पेपर है, तो ये हमारे लिए यहाँ से एक कवर पॉइंट अच्छा रहेगा पेपर में, यहाँ से लिख सकते हैं हम एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स में क्या क्या होते हैं। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एग्रीमेंट्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं, सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर होते हैं, और वर्टिकल डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर होते हैं। तो ये हमें इसमें दिया गया है। और हॉरिजॉन्टल में क्या क्या कवर होते हैं, फिक्सिंग प्राइस, लिमिटिंग क्वांटिटी, शेयरिंग ऑफ मार्केट, बिड रिगिंग। तो इसमें से हमारा एमसीक्यू पर्पज से पॉइंट आ सकता है, ओपन बुक पेपर है तो हम ये फॉर्मेट में से देख के कवर अप कर सकते हैं कि कौन से एग्रीमेंट्स हॉरिजॉन्टल में आएंगे और कौन से एग्रीमेंट्स वर्टिकल एग्रीमेंट्स में आएंगे। ये आए हुए जैसे टाइम इन एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, रिफ्यूजल टू डील, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, ये वर्टिकल एग्रीमेंट्स में आएंगे। तो आगे हमें दिया हुआ है कि एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन शैल बी अप्रिशिएबल एंड मस्ट बी विद इन इंडिया। मतलब कि जो ऐसे एग्रीमेंट्स जो कंपटीशन को एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हैं और इंडिया में है, तो उन्हीं पर कंपटीशन एक्ट अप्लाई होगा। जो आउटसाइड इंडिया है उन पर कंपटीशन एक्ट 2002 अप्लाई नहीं होगा, मतलब ये ओनली इंडिया में एप्लीकेबल है। तो देन देर इज होवेवर इफ एनी एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय वे ऑफ जॉइंट वेंचर। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें दो या दो से अधिक कंपनी क्या है, जॉइंट वेंचर बना लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस एग्रीमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, जो कि प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, एक्विजिशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, जिसकी वजह से गुड्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। कोई ऐसा एग्रीमेंट जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, तो इट शैल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट। तो उसको हम एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स नहीं मानेंगे, क्योंकि उससे प्राइस कंपटीशन पर कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। तो देन देर इज हमें ये कुछ केस स्टडीज दी गई हैं। तो देन हम आगे पढ़ते हैं, ये हमें वर्टिकल एग्रीमेंट्स दोबारा इंस्टीट्यूट ने डाल दिया, सेम टॉपिक जो हमने ऊपर पढ़ा था ये वही सेम है। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो हमें आगे यही दिए हुए, ये सारी वही सेम चीज़ें दी गई हैं, एक्सेप्ट इंस्टीट्यूट ने दोबारा डाल दिया है इन चीज़ों को। अब हम आगे सेक्शन 4 से स्टार्ट करते हैं कि सेक्शन 4 में क्या दिया गया है। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के बारे में बताया गया है कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन इज प्रोहिबिटेड। नो एंटरप्राइज और ग्रुप शैल अब्यूज इट्स डोमिनेंट पोजीशन। कोई भी एंटरप्राइज है, ग्रुप है, अपनी पोजीशन, डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज नहीं करेगा। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन से क्या मतलब है, डोमिनेंट पोजीशन का मतलब है कि मतलब कोई भी एंटरप्राइज है वो मार्केट में क्या है, एक ऊंची पोजीशन रखता है, उसकी एक अच्छी पोजीशन है मार्केट में। और अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का मतलब क्या है कि वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो वो क्या है, वॉइड एग्रीमेंट होगा। तो इसका मतलब क्या है, डोमिनेंस इज नॉट कंसिडर्ड बैड पर से बट इट्स अब्यूज, मतलब डोमिनेंट पोजीशन बैड नहीं है, बट आप इसका अब्यूज कर रहे हो तो वो रॉन्ग है। मतलब कि आपकी ऊंची पोजीशन है मार्केट में तो वो अच्छी बात है, लेकिन आप अगर अपनी ऊंची पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, कंज्यूमर का रॉन्ग वे में आप एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, तो वो रॉन्ग है। तो उस केस में उस एग्रीमेंट को क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। और उस केस में जो सीसीआई है जो उस एग्रीमेंट्स पर इंक्वायरी बिठा सकती है, और उस केस में कंपनीज को पेनल्टी लगाती है सीसीआई। तो एंड उसको एग्रीमेंट को क्या है, वॉइड कर सकती है उस एग्रीमेंट को। कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस दी गई हैं, लिस्ट ऑफ प्रैक्टिसेस दैट कंस्टिट्यूट अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। तो ये जो प्रैक्टिस दी गई है, इफ एन एंटरप्राइज और ए ग्रुप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पोजेस अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन इन परचेज और सेल ऑफ गुड्स, जो कि परचेज या सेल करते समय गुड्स पर कंडीशन लगा देते हैं, या प्राइस इन परचेज और सेल इंक्लूडिंग प्रीडेटरी प्राइस। प्रीडेटरी प्राइस क्या होता है कि जो मतलब जो एंटिटी क्या करती है कि गुड्स को लेस देन कॉस्ट पर सेल करती हैं, जो कि गुड्स की लागत आती है उससे भी कम वैल्यू पर सामान को बेचती है। जैसे मान लो 10 रुपए की कॉस्ट आती है किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने में, और जो एंटिटी क्या है उसको 10 रुपए से भी कम पर बेच रही है, मान लो उसको वो 8 रुपए में बेच रही है, कि जिससे कि क्या जो बाकी की जो कंपनीज हैं
और वो उसके आगे वो टिक नहीं पाएंगी, और वो कंपनीज क्या हो जाएंगी, छोटी कंपनीज क्या है मार्केट से आउट हो जाएंगी, और जिससे क्या हो जाएगा, कंपटीशन खत्म हो जाएगा। तो ये चीज क्या है, ये इसलिए ये जो सीसीआई ने एग्रीमेंट्स को वर्ड किया है। तो एक लिमिट्स और रिस्ट्रिक्ट्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस और मार्केट देयरफॉर, यानी कि कई कंपनीज क्या कर लेती हैं, जो अच्छा परफॉर्म करती है मार्केट में, वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को क्या कर देती है, कम कर देती है, वो उसकी प्रोडक्शन कम दिखाती हैं। जैसे कि कई बार एक केस हुआ था, पीछे हमने पढ़ा था कि जो सीमेंट कंपनीज हैं उन्होंने सीमेंट की सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, सीमेंट का प्रोडक्शन उन्होंने क्या कर दिया था, कम कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट में डिमांड बढ़ गई, और उस डिमांड के बढ़ने की वजह से सीमेंट के प्राइसेस बढ़ गए। तो इस चीज़ के लिए सीसीआई ने क्या किया था, उन कंपनीज को पेनलाइज किया था। So then there is technical or scientific development leading to goods or services to the prejudice of consumer। जो टेक्निकल साइंटिफिक डेवलपमेंट को मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या इस तरीके से यूज कर रहे हैं जिससे कि कंज्यूमर को एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, तो वो क्या है, वॉइड एग्रीमेंट से है। इंडल्जेंस इन प्रैक्टिस और प्रैक्टिसेस रिजल्टिंग इन डिनायल ऑफ मार्केट एक्सेस इन एनी मैनर, जो कि मार्केट एक्सेस को डिनायल करते हैं, तो वो भी क्या है, वॉइड एग्रीमेंट से है। मेक कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस बाय अदर पार्टीज ऑफ सप्लीमेंटरी obligations which by their nature or according to commercial usage have no connection with the subject of such contracts। देन ये हमने इनको बारे में पढ़ा कि ये जो डोमिनेंट पोजीशन, मतलब इन ऑल ओवर हम एक शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि जो भी कंपनी है, कोई कंपनी जो मार्केट में अपनी एक अच्छी स्टेक, अच्छी पोजीशन रखती है और अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करती है, तो उसको हम अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बोलते हैं, और जो कि ऐसे एग्रीमेंट्स जो है वो वॉइड माने जाते हैं। देन प्रेडेटरी प्राइस की हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि सेल ऑफ गुड्स लेस देन कॉस्ट, बिलो द कॉस्ट, तो उसको हम प्रेडेटरी प्राइसिंग बोलते हैं, और ये जो एग्रीमेंट्स जो होते हैं वॉइड होते हैं। देन देयर इज अब्यूज ऑफ डोमिनेंस के बारे में दिया गया है कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंस क्या है, एक्सप्लॉइटेटिव है, सच एक्सेसिव प्राइस है, यानी कि जो कि एक्सप्लॉइटेटिव मैनर में यूज किया गया है। एक्सक्लूजनरी सच एज डिनाइल ऑफ मार्केट एक्सेस डिनाइल करते हैं, तो ये किस में आते हैं, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस में आते हैं। देन हम आगे चलते हैं सेक्शन 5 में। इसमें हमें दिया गया है कम्बिनेशन की डेफिनेशन को दिया गया है कि कम्बिनेशन क्या है। The acquisition of one or more enterprise by one or more persons or merger or amalgamation of enterprise shall be combination of such enterprise and person or enterprise if, मतलब जब दो या दो से अधिक कंपनी मिलकर एक कंपनी बना लेती हैं, और वो जब मिलकर काम करती है, जब दो या दो से अधिक कंपनी आपस में जुड़ जाती हैं और जिसकी वजह से मार्केट पर या कंपटीशन पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है, तो उस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये इसमें हमें बताया गया है, हम इसके बारे में एक डिटेल समरी में पढ़ लेते हैं कि जब ये मार्केट में जो दो या दो से अधिक कंपनी है वो आपस में जुड़ जाती हैं, और वो उसकी वजह से जो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करती है, और जिसकी वजह से कंपटीशन को ख़त्म कर देती है, और जो छोटी कंपनियां हैं वो आउट हो जाती हैं, तो इस वजह से जो ऐसे कॉम्बिनेशन है वो वॉइड माने जाते हैं। देन हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं डिटेल में कि ये क्या बताया गया है। इसमें आगे हमें डेफिनेशन दी गई है, कुछ कैटेगरीज ऑफ कॉम्बिनेशन दिया गया है कि कैटेगरीज ऑफ कॉम्बिनेशन में क्या आएगा, एक्विजिशंस, मर्जर और अमलगामेशन। एक्विजिशन किसको बोलते हैं, एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल बाय एक्वायरिंग शेयर्स या वोटिंग राइट्स। एक्विजिशन किस तरीके से हो सकता है, शेयर्स एक्वायर करने से या वोटिंग राइट एक्वायर करने से हो सकता है, या एक्वायरिंग ऑफ कंट्रोल ओवर द एंटरप्राइज, या कंट्रोल को एक्वायर करने से हो सकता है। तो हमको ये कुछ लिमिट्स दी गई हैं, ये ओल्ड लिमिट्स हैं, ये आज की डेट में एप्लीकेबल नहीं है। एक हमें आगे टेबल दी गई है जो कि रेलिवेंट है फ्रॉम 4 मार्च 2016। जो ये टेबल एप्लीकेबल है, ऊपर वाले टेबल की जो ओल्ड लिमिट्स थी ये हमारे पे आज एप्लीकेबल नहीं है। तो हम ये टेबल पढ़ते हैं कि थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल क्या है, इन इंडिया दी गई है, इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया दी गई है। जॉइंट एसेट्स के लिए क्या दी गई है, ये एंटरप्राइज लेवल पर दी गई है, ग्रुप लेवल पर ₹2000 करोड़, और ये ₹8000 करोड़ जो दी गई है ग्रुप लेवल पर दी गई है। देन जॉइंट टर्नओवर ₹6000 करोड़ एंड ₹24000 करोड़। ये इसमें हमें क्या करना है, सीधा इसका 4 टाइम्स किया हुआ है ग्रुप लेवल में। हमें 2000 करोड़ से स्टार्ट करना है और इसका 4 टाइम्स किया गया है
ग्रुप लेवल में, और जॉइंट टर्नओवर में क्या किया गया है, इसका 3 टाइम्स किया गया है। तो हमें याद रखना होगा इस तरह से कि यहाँ पे 4 टाइम्स जाएगा ग्रुप लेवल पे, और नीचे जॉइंट टर्नओवर में इनका इसका 3 टाइम्स हो गया 6000, और देन फिर यहाँ पे दोबारा ग्रुप लेवल पर इसका 4 टाइम हो जाएगा। 6000 का 4 टाइम 24,000 हो जाएगा। देन देर इज इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया में क्या है, डॉलर में आएगी ये US डॉलर 1000 मिलियन, एंड देन इसका 4 टाइम्स हो जाएगा 4000 मिलियन हो जाएगा। जॉइंट टर्नओवर में 3000 मिलियन है, और इसका 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 12,000 मिलियन हो जाएगा। और ये मिनिमम इंडियन कंपोनेंट कितना है, 1000 है टोटल जॉइंट टोटल एसेट्स में, एंड मिनिमम इंडियन कंपोनेंट है ₹3000 करोड़ है जॉइंट टोटल टर्नओवर में। तो ये हमें टेबल दी गई है, बेसिकली हमने इसको समझ लिया है, समझने के पर्पज से अच्छा है, बट ओपन बुक पेपर है तो हम इसको देख के यहाँ से लिख सकते हैं। तो आगे हमें दिया गया है इसके बारे में, ए नोटिफिकेशन ग्रांटिंग एग्जम्पशन फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 5। सेक्शन 5 के जो प्रोविजंस है कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी, ये फॉलोइंग आर द एग्जम्पशन ग्रांटेड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 5 एंड 6 के जो सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 के जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे इन पर, जो इनकी कैटेगरी ऑफ कंपनीज दी गई हैं। रीजनल रूरल बैंक्स को एग्जम्प्ट किया गया है, 5 ईयर्स के लिए एग्जम्प्ट किया गया है, ये ड्यूरेशन दिया गया है हमें। नेशनलाइज बैंक को 10 ईयर्स के लिए एग्जम्प्ट किया गया है, एंड देन ऑयल एंड गैस सेक्टर्स को 5 ईयर्स के लिए एग्जम्प्ट किया गया है। तो ये हमें ये क्राइटेरिया दिया हुआ है जो कि एक इम्पोर्टेंट है। तो देन हम आगे सेक्शन 6 को कवर करेंगे, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन के बारे में, कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन इज वॉइड। तो ऐसे जो कॉम्बिनेशन है जिनका कंपटीशन पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है तो वो क्या है, void है। सो नो पर्सन और एंटरप्राइज शैल एंटर इनटू ए कॉम्बिनेशन व्हिच causes or likely to cause an appreciable adverse impact on competition within the relevant market in India। और ये एग्रीमेंट क्या होंगे, void होंगे। सो अब आगे हमें इसके बारे में बताया गया है कि नोटिस टू CCI सेक्शन 6 सबसेक्शन 2, कोई भी ऐसी कंपनी जो 2 या 2 से अधिक कंपनी मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाती है तो उनको इसके लिए क्या करना होगा, नोटिस देना होगा CCI को इसके रिगार्डिंग। इसमें ये लिखा गया है कि डिस्क्लोजिंग द डिटेल्स ऑफ प्रपोज्ड कॉम्बिनेशन विद इन 30 डेज में एक नोटिस देना होगा। अप्रूवल ऑफ द प्रपोजल रिलेटिंग टू द मर्जर और अमलगामेशन रेफर टू section in clause C of section 5 by the board of directors of the enterprise concerned with such merger or amalgamation। और कंपनीज के केस में जो अप्रूवल ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स का लेना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन ऑफ एन एग्रीमेंट और अदर डॉक्यूमेंट फॉर एक्विजिशन एज पर सेक्शन 5 और एक्वायरिंग ऑफ कंट्रोल। देन हमें इफेक्टिव डेट ऑफ कॉम्बिनेशन कब से होगी, हमें ये बताया गया है। इफेक्टिव डेट ऑफ कॉम्बिनेशन कब होगी, ये होगी कि नो कॉम्बिनेशन शैल कम इनटू इफेक्ट अंटिल 210 days have passed from the day on which the notice has been given to the commission। जिस दिन नोटिस दिया गया था कमीशन को, अगर उसके 210 दिन के अंदर कोई रिप्लाई नहीं आता तो हम ये मान लेंगे कि कम्बिनेशन जो है वो वैलिड है और ये अप्रूव हो चुका है। या फिर कमीशन हैज पास जो ऑर्डर अंडर सेक्शन 31, या अंडर सेक्शन 31 में कमीशन ने ऑर्डर पास कर दिया कि कम्बिनेशन वैलिड है, तो वो इनमें से जो भी पहले होगा विच एवर इज अर्लियर, तो हम उस डेट को क्या मानेंगे, इफेक्टिव डेट ऑफ कॉम्बिनेशन मानेंगे। तो देन CCI टू डील विद द कॉम्बिनेशन, CCI डील करेगा कॉम्बिनेशन को एज पर सेक्शन 29, सेक्शन 30 एंड सेक्शन 31। देन एग्जम्पशन दिया गया है कि एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई। ये सेक्शन के प्रोविजंस कहाँ पे अप्लाई नहीं होंगी, शेयर सब्सक्रिप्शन पर, फाइनेंसिंग फैसिलिटी, एनी एक्विजिशन बाय ए पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बैंक और वेंचर कैपिटल फंड। तो ये जो दिए गए हैं इन पर क्या नहीं होंगे, अप्लाई नहीं होंगे ये जो कॉम्बिनेशन के प्रोविजंस, ये इनको एग्जम्पशन के दिया गया है CCI ने। तो देन फाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू कॉम्बिनेशन टू CCI, तो जो CCI को क्या करनी होगी, इंफॉर्मेशन देनी होगी जो भी 100 डेज कॉम्बिनेशन में जाती हैं। तो ये दिया गया है कि जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, CCI को इन्फॉर्म करना होगा। और आगे हमें ये बताया गया है कि इसमें वाइड नोटिफिकेशन में कि इन द एक्सरसाइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया गया है, 5 साल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको एग्जम्प्ट किया गया है, ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को।
एग्जम्प्ट किया गया है, और ये अभी इनको कोई भी नोटिस देना नहीं होगा कॉम्बिनेशन के लिए। ये जो है 29 जून 2017 को इन्होंने दिया गया था, और उसके बाद 5 साल तक ये जो है एप्लीकेबल है। आगे इन्होंने दिया गया है कि ये हमें इसके बारे में दिया गया है। ग्रीन चैनल का जो पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। ग्रीन चैनल का हम देख लेते हैं। इट इज वर्थ noting here that notification dated 13th August 2019 has amended the regulation to introduce green channel for certain specified categories of combination. A combination notified under green channel would be deemed to have been approved upon filing a notice. मतलब एक नोटिस देना होगा कंपनीज को, और वो अप्रूव हो जाता है तो वो ग्रीन चैनल के अंडर में आएगा। एंड द पार्टीज हैव टू सेल्फ असेस एंड डिटरमाइन वेदर देयर कॉम्बिनेशन इज एलिजिबल फॉर बीइंग सब्जेक्टेड टू ग्रीन चैनल, यानी कि जो अप्रूव कर दिया है जिससे ने वो ग्रीन चैनल के अंडर में आएगा। तो आज हमने ये चैप्टर 2 कवर किया है। आज हमने, कल से हम ये चैप्टर 3 से स्टार्ट करेंगे। आज का जो पोर्शन है हमने इसी के रिगार्डिंग पढ़ा है। कॉम्बिनेशन में एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, तो ये सब आज हमने किया है। आगे से कल से हम ये स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 के रिगार्डिंग।